हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। सिंपली केमिकल रिएक्शन क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट आर रिएक्ट विच ईच अदर एंड गिव्स अ प्रोडक्ट। अब ये रिएक्शन होते समय क्या होता है, जो रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड होता है वो बॉन्ड ब्रेक होता है और जो नया प्रोडक्ट मिलता है उसमें एक नया बॉन्ड ये फॉर्म होता है। सिंपली क्या है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? इट इज द ओल्ड बॉन्ड ब्रेक इन द रिएक्टेंट एंड द न्यू बॉन्ड फॉर्म इन द प्रोडक्ट। सिंपली इट इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर रिएक्टेंट आर रिएक्ट एंड गिव्स द प्रोडक्ट। जिसमें जो रिएक्टेंट होते हैं उसमें के बॉन्ड ये ब्रेक होते हैं और जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसमें न्यू बॉन्ड ये फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे, अगर हम A2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, ठीक है, A2 मॉलिक्यूल, तो इस A2 मॉलिक्यूल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं A बॉन्ड A, ठीक है, इट इज बॉन्ड प्लस B2 मॉलिक्यूल B बॉन्ड B गिव AB, ठीक है, इट गिव्स AB। अब इसमें क्या हो रहा है, जो रिएक्टेंट है यहाँ पे कौन कौन से रिएक्टेंट है? A2 मॉलिक्यूल एंड B2 मॉलिक्यूल, इट इज द रिएक्टेंट। इसमें के जो बॉन्ड है ये ब्रेक होके हमको न्यू प्रोडक्ट मिलता है दैट इज AB। इसमें ये न्यू बॉन्ड ये फॉर्म होता है। सिंपली इसको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मैं और दूंगी दैट इज H2 मॉलिक्यूल इट रिएक्टेड विथ Cl2 मॉलिक्यूल, इट गिव्स HCl न्यू मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें से क्या हो रहा है, जो H के बीच में जो बॉन्ड हो रहा है वो ब्रेक हो रहा है और Cl मॉलिक्यूल Cl2 मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड हो रहा है वो भी ब्रेक हो रहा है और हमको न्यू प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज HCl। यहाँ पे न्यू बॉन्ड ये फॉर्म हो रहा है। सिंपली इसको हम इस प्रोसेस को कहेंगे दैट इज केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे आपको एक नया वर्ड आया दैट इज स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, अब ये स्टोइकियोमेट्री क्या है? अब देखो यहाँ पे आपने फर्स्ट चैप्टर में एक लॉ पढ़ा होगा दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ। ठीक है, अब देखो कंजर्वेशन ऑफ लॉ मास लॉ क्या कहता है? द मास इज नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। ठीक है, इस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हमको, अब यहाँ पे देखो जो हमने केमिकल रिएक्शन लिखी है यहाँ पे बैलेंस है क्या? प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे दो ए एटम्स है, यहाँ पे दो बी एटम्स है। अब यहाँ पे हमको एक ही एटम्स मिले हैं। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे देखो 2H2 है, यहाँ पे Cl2, अगर मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया तो ये केमिकल रिएक्शन ये बैलेंस हो जाएगी। अब ये केमिकल रिएक्शन क्यों बैलेंस की जाती है? टू सेटिस्फाई दिस लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? दैट इज द मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अब देखो हमने यहाँ पे जो ये वैल्यूज लिखी है, ठीक है, बैलेंस करने के लिए रिएक्शन। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा और यहाँ पे 1 हो गया एंड दिस इज कॉल्ड एज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं और एक एग्जाम्पल, N2 दैट इज नाइट्रोजन गैस इज रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन गैस, इट गिव्स NH3 अमोनिया गैस। ठीक है, अब ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं? 1 ही, और यहाँ पे 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पे 2। अब इसको हमको बैलेंस करना है तो कैसे करना पड़ेगा? ठीक है, मैं यहाँ पे 2 लिख देती हूँ। अब नाइट्रोजन कितने हो गए? बैलेंस हो गए 2। अब हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितने हो गए? 2 × 3 6, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 3। ये हो गए बैलेंस। ये बैलेंस क्यों करते हैं? टू सेटिस्फाई दिस लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ। फर्स्ट चैप्टर में है, आप एक बार पढ़ लेंगे। सिंपली ये लॉ क्या कहता है? जितना हम मास लेंगे उतना ही हमको प्रोडक्ट में मास मिलेगा ना। मास नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है,
यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2। दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, ये हो गया केमिकल रिएक्शन बैलेंस क्यों की जाती है, ये हमने देखा। अब देखो, अब ये हमने रिएक्शन लिखी, ये रिएक्शन हमको कुछ यानी क्या डिनोट करती है या इंडिकेट करती है, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 N2 मतलब क्या, इट इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है, व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर, Na इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। अब हमको एवोगैड्रो के नंबर से हिसाब से लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब हमको क्या लिखना है, व्हाट इज, अब Na मीन्स यहाँ पे देखो 1 मॉलिक्यूल है, तो हम क्या लिखेंगे, Na मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 1 है यहाँ पे, यानी 1 Na मॉलिक्यूल्स गिव्स Na मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रोजन प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, देन थ्राइस ऑफ Na मॉलिक्यूल ऑफ H2 gives twice Na molecule of NH3। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ एवोगैड्रो नंबर। अब आप सभी को पता है कि Na इज इक्वल टू 1 मोल, यानी 1 मोल इज इक्वल टू Na। ठीक है, Na मॉलिक्यूल्स 1 मोल इज इक्वल टू Na मॉलिक्यूल्स। अब हमको मोल के टर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, Na है 1 Na है, तो क्या लिखेंगे हम, 1 मोल ऑफ N2, यहाँ पे कितने, थ्राइस मोल ऑफ H2 गिव्स ट्वाइस मोल ऑफ NH3। यानी हम, अगर हमको मोल के टर्म में पढ़ना है, तो क्या कहेंगे हम, कि जो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन जब ये रिएक्ट होता है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तभी हमको क्या मिलता है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। ठीक है, अब हमको केमिकल रिएक्शन में सिर्फ मोल के हिसाब से ही पढ़ना है। ठीक है, अब वे जो मॉलिक्यूल के हिसाब से पढ़ेंगे तो मॉलिक्यूल बहुत ही टाइनी होता है, लेकिन अगर हम मोल के हिसाब से पढ़ेंगे तो हमको केमिकल रिएक्शन या फिर कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए इजी जाएगा। ठीक है, कोई भी तो रिएक्शन करने, अगर आपको रिएक्शन दी है तो उसको हमको अभी 1 मोल के हिसाब से ही हमको इसको पढ़ना है। ठीक है, अगर हमको एक एग्जांपल देना चाहूँ, फॉर एग्जांपल, ठीक है, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है क्या, ठीक है, नहीं है, इसको हमको बैलेंस करना है। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, तो कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन भी 2 हो गए। अब ये रिएक्शन बैलेंस है। अब हमको मोल के हिसाब से इसको हमको लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, 2 moles of water molecule, and this calculation is called as stoichiometric calculations। ठीक है, जो हमने अभी कैलकुलेशन देखे ये सभी, this calculation is called as stoichiometric। ये हमने लिखी है रिएक्शन इन द टर्म ऑफ Na molecules and this is in term of mole। अब हमको इन टर्म्स ऑफ मास लिखना है, Na2 N2 plus H2
गिव्स NH3। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख दिया हमने और यहाँ पे 3, ये हो गई बैलेंस। अब इस रिएक्शन हमको लिखनी इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ वेट। अब इसको यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है। अब इसका हमको एटॉमिक मास लेना है। नाइट्रोजन का कितना है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर इज 14 और N2 है, मतलब ये हो गया 28 ग्राम। अब यहाँ पे ये प्लस एडिशन होगा। ध्यान रखो कि जो मॉलिक्यूल और मोल के इसमें लिया, इसमें ये एडिशन नहीं होगा, डायरेक्ट हमको मोल के हिसाब से लिखना है या फिर मॉलिक्यूल हिसाब से। अब ये एडिशन होगा इन वेट। ठीक है, अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 2, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल दिए, 3 इंटू 2 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गिव्स हमको कितना देगा फिर 34 ग्राम ऑफ NH3 अमोनिया। ठीक है, आप इसका मास निकाल लो, आपको 34 ही आएगा। कितने ये है नाइट्रोजन 28 प्लस H3 6, 34 आया, ये भी 34। अब यहाँ पे देखो वो लॉ, मास कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यानी जितना हमने रिएक्टेंट में मास लिया है उतना ही हमको रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में उतना ही हमको मास, यानी यहाँ पे ना इधर मास ये क्रिएट किया जा रहा है, ना ही इसमें कुछ लॉस हो रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब इसके बेसिस के ऊपर हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम है हाउ मच कैल्शियम ऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एटॉमिक नंबर दिया है कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। सबसे पहले हमको क्या करना है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, ये रिएक्टेंट, इट गिव्स डिकम्पोजिशन हो रहा है, मतलब इसको हीट देना पड़ेगा और हमको प्रोडक्ट मिल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये रिलीज हो रहा है। अब हमको यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करने। ठीक है, अब देखो कैल्शियम का कितना दिया है एटॉमिक नंबर 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। ठीक है, इज इक्वल टू 40 प्लस 12 प्लस इतना 48। अब इसकी टोटल हो गई 100। ठीक है, अब इसका कितना आया पूरा मास, टोटल मास आया कैल्शियम कार्बोनेट का 100। अब कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम का 40 प्लस ऑक्सीजन का 16। ठीक है, ये आया 56। नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन 2 इंटू 16, 12 प्लस 16 इंटू 2 32। ठीक है, इसका कितना आएगा फिर 44 ग्राम। देखो अब इसको हमको रिएक्टेंट में इसका मास कितना आया 100 ग्राम सपोज, और यहाँ पे प्रोडक्ट का 56 प्लस 44। अगर हम इसकी टोटल करेंगे तो इसका भी क्या आएगा मास टोटल 100, यानी यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लॉ ये सेटिस्फाइड हो रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन किया है तो हमको कितना मिलेगा 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब क्वेश्चन क्या है हमको कि हाउ मच कैल्शियम ऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमने 100 ग्राम जब डिकम्पोज किया कैल्शियम कार्बोनेट, तब हमको मिला 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, यानी 100 ग्राम जब हमने बर्न किया तो हमको मिला 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अगर हमने 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बर्न किया तो हमको कितना मिलेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब क्या होगा फिर 56 अपॉन 100 इंटू 5। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा फिर 2.8 ग्राम, 2.8 ग्राम आएगा हमारा आंसर। यानी हमको 5 ग्राम
जब हम कैल्शियम ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन करेंगे तो हमको कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिलेगा, 2.8 ग्राम। ठीक है, दिस कैलकुलेशन इज कॉल्ड एज स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ठीक है, थैंक यू।